everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss your class 11 geography latest sample question paper for the academic year of 2023 and 24. सो इस सैम्पल पेपर के थ्रू आप लोगों को अपना एग्जाम पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा एंड साथ ही साथ इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्लास 11 जियोग्राफी सब्जेक्ट के अलावा अगर आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो चाहिए देन आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टोटल आप लोगों का 70 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड बाकी का 30 मार्क्स आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू मिलेगा। सो टोटल टाइमिंग आप लोगों को 3 घंटे का ही मिलेगा। सो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे एंड आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। सो सेक्शन ए में आप लोगों से 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 17 मार्क्स का ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी में आप लोगों से 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन सी में आप लोगों से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को लगभग 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। नाउ सेक्शन डी में आप लोगों से टोटल 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 5 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को लगभग 120 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में ही देना है। एंड एट द लास्ट आपका हो जाएगा सेक्शन ई। सो सेक्शन ई में आप लोगों से 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कैरिंग 5 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इसी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो सेक्शन ए में आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन बी में आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड सेक्शन ई में मैप बेस्ड क्वेश्चन। सो नाउ अब हम लोग आपके लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो आपका पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों से टोटल 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 एक एजर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। सो द एजर्शन इज द वर्ड जियोग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जियो मीनिंग द अर्थ एंड ग्राफी मीनिंग डिस्क्रिप्शन। सो ये जो वर्ड है जियोग्राफी, ये 2 ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू बना है। पहला है जियो जिसका मतलब होता है अर्थ एंड दूसरा है ग्राफी जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। सो जियोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एंड इसका रीजन है इट इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड लर्न्स अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरएक्टिव रिलेशनशिप। सो जियोग्राफी ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है एंड इस सब्जेक्ट में हम लोग अर्थ के फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं एंड अर्थ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बीच में जो एक इंटरएक्टिव रिलेशनशिप होता है, सो उसके बारे में भी हमें इस सब्जेक्ट के थ्रू नॉलेज मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो एजर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है बट ये रीजन एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो अगर रीजन में जियोग्राफी वर्ड का मीनिंग लिखा होता, जियोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ में जो कुछ भी चीज़ें इंक्लूडेड है, सो जियोग्राफी में हम लोग उन सारी ही चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। सो तब हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। सो पहले कॉलम में कुछ टाइप ऑफ वेजिटेशन के बारे में बता रखा है एंड दूसरे कॉलम में कुछ ट्रीज का नाम गिवन है। सो आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज सी एंड 3, यानी कि हमारा जो सी नंबर वाला वेजिटेशन है विच इज ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, सो ये करेक्टली उसके ट्रीज के साथ मैच है विच इज नीम एंड खेजड़ी, यानी कि ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट में ही हमें नीम एंड खिजड़ी ट्रीज मिलता है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को देना है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ईयर्स बैक डिड स्टार ऑरिजिनेट। सो स्टार्स का ऑरिजिनेशन या फिर इवोल्यूशन कितने साल पहले हुआ था। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज अबाउट 5 to 6 बिलियन ईयर्स बिफोर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। सो इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है।
So your first statement is a ship at sea is greatly affected by tsunami and it is easy to detect a tsunami in the deeper parts of sea. एंड दूसरा स्टेटमेंट है ओवर डीप वाटर द सुनामी हैज वेरी शॉर्ट वेव लेंथ एंड वर्चुअली अनलिमिटेड वेव हाइट. सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. सो दोनों ही ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 एंड 2, सो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी कि गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट को देखें, सो पहले स्टेटमेंट में ये बता रखा है दैट अ शिप एट सी इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय सुनामी. सो ये गलत है. अगर सी में एक शिप रहता है देन वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है, बल्कि बहुत ही कम अफेक्टेड होता है सुनामी से. सो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा अ शिप एट सी इज नॉट मच अफेक्टेड बाय सुनामी. एंड फिर लिखा हुआ है दैट इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट अ सुनामी इन द डीपर पार्ट्स ऑफ सी. सो ये भी गलत है. इसका करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अ सुनामी इन द डीपर पार्ट्स ऑफ सी. सो अगर मैं आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस बताऊं, सो करेक्ट सेंटेंस होगा अ शिप एट सी इज नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय सुनामी and it is difficult to detect a tsunami in the deeper parts of sea. Now next अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को देखें, सो इस स्टेटमेंट में बता रखा है दैट ओवर डीप वाटर द सुनामी हैज़ वेरी शॉर्ट वेव लेंथ एंड वर्चुअली अनलिमिटेड वेव हाइट. सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि डीप वाटर में सुनामी का बहुत ही शॉर्ट वेव लेंथ नहीं होता है, बल्कि बहुत ही लॉन्ग वेव लेंथ होता है. एंड अनलिमिटेड वेव हाइट नहीं होता है, बल्कि लिमिटेड वेव हाइट होता है. सो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा. सो इसका सही स्टेटमेंट होगा ओवर डीप वाटर द सुनामी हैज़ वेरी लॉन्ग वेव लेंथ एंड वर्चुअली लिमिटेड वेव हाइट. सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफी विच गॉट इंट्रोड्यूस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सो इनमें से क्या जियोग्राफी का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि शुरुआत से ही इंट्रोड्यूस किया गया है. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ड्यूलिज्म. Now your next question is question number 6. What do you say to the number of water vapor present in the atmosphere? So हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, सो उस वाटर वेपर को क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अगेन एक एजर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है. सो द एजर्शन इज द गंगा हैज़ अ ग्रेट कल्चरल सिग्निफिकेंस. यानी कि जो रिवर गंगा है उसका बहुत ही ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है, यानी कि सांस्कृतिक तरीके से गंगा रिवर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. एंड इसका रीज़न है द गंगाज इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल सैक्रेड वाटर्स इन हिंदू मिथोलॉजी. यानी कि हमारे हिंदू मिथोलॉजी में जितने भी सैक्रेड वाटर्स है, यानी कि जितने भी पवित्र जल है, सो रिवर गंगा उन सारे ही पवित्र जलों का एक रूप है. सो इसी वजह से गंगा रिवर का इतना ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है. सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यानी कि एजर्शन एंड रीज़न दोनों ही सही है, बट रीज़न एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो अगर इसका रीज़न ये होता कि गंगा रिवर का इतना ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस इसी वजह से है क्योंकि रिवर गंगा फेथ, होप एंड कल्चर का एक सिंबल है. एंड साथ ही साथ रिवर गंगा काफ़ी सारे लोगों को एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है. यानी कि रिवर गंगा इज़ अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल सिंस टाइम इमेमोरियल. सो इसी वजह से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रिवर गंगा हमारे सोशल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन का एक मेन पार्ट है. एंड इसी वजह से रिवर गंगा को हिंदुइज्म में बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट यानी कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है. एंड इसी वजह से रिवर गंगा का इतना ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस. Now your next question is question number 8. In which of the following cities are the days the longest? So इनमें से कौन से सिटी में जो दिन का समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है? सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज तिरुवनंतपुरम. सो तिरुवनंतपुरम 8.52 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड में एग्जिस्ट करता है. यानी कि तिरुवनंतपुरम इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू द अदर सिटीज़. सो इसी वजह से तिरुवनंतपुरम में जो डेज है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है. Now your next question is question number 9. What is the rank of India in its land area in the world? So पूरे ही वर्ल्ड में इंडिया एरिया वाइज कौन से रैंक या फिर कौन से पोजीशन में आता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 7th. सो इंडिया पूरे ही वर्ल्ड के 7th पोजीशन में आता है इन इट्स लैंड एरिया. सो इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया है. एंड इसी लैंड एरिया के साथ इंडिया पूरे ही वर्ल्ड में 7th पोजीशन को या फिर रैंक को सिक्योर करता है. Next question is question number 10.
मॉनसून और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विथ रेनफॉल बिटवीन। सो मॉनसून या फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जिस एरिया में मिलता है उस एरिया में कितना सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर। Now next question is question number 11. Arrange the following in correct sequence. सो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। सो इन चारों स्टेटमेंट को आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज 2, 1, 4 एंड 3। यानी कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है, विच इज अ थर्ड ब्रांच ऑफ अरेबियन मॉनसून व्हेन स्ट्राइक्स द सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड द कच्छ। सो ये सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि अरेबियन सी से जो अरेबियन मॉनसून विंड का थर्ड ब्रांच है सो वो इंडिया में एंटर करता है। गुजरात के एरिया में जो सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड जो कच्छ का एरिया है सो वहाँ पे ये विंड आता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, इट देन पासेस ओवर वेस्ट राजस्थान एंड अलोंग द अरावलीज causing ओनली अ स्कैंटी रेनफॉल। फिर ये जो अरेबियन मानसून विंड है सो ये वेस्ट राजस्थान से होते हुए पास होता है अलोंग द अरावलीज, यानी कि जो अरावली माउंटेन रेंजेस से वहाँ से पास होता है एंड उस एरिया में स्मॉल रेनफॉल क्रिएट करता है, उस एरिया में थोड़ा बहुत बारिश होता है। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा, विच इज इन पंजाब एंड हरियाणा इट टू जॉइंस द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सो पंजाब एंड हरियाणा में ये जो अरेबियन मानसून विंड है सो ये बे ऑफ बंगाल के ब्रांच के साथ ज्वाइन होता है। एंड एट द लास्ट हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा, दिस टू ब्रांचेस reinforced by each other cause rain in the western Himalayas। सो ये दोनों ही जो ब्रांच ऑफ विंड है, पहला है अरेबियन मानसून विंड एंड दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच का विंड, सो ये दोनों ही एक साथ री इन्फोर्स हो जाता है, यानी कि यूनाइट हो जाता है एंड फिर ये दोनों ही ब्रांच मिल के वेस्टर्न हिमालयाज में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल को क्रिएट करता है। सो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको इन चारों स्टेटमेंट को अरेंज करना था। सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Now next question is question number 12. Bamboos are the important raw material for making। सो जो बैम्बू ट्रीज है सो वो इनमें से किसका एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है? बैम्बू ट्री से ही उस चीज़ को बनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए खासकर बैम्बू ट्री का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया इज द, सो इंडिया इनमें से कौन से पोजीशन में आता है पूरे ही वर्ल्ड में? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया पूरे ही वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड एज आई हैव सेड कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो इतने एरिया ऑफ लैंड के साथ इंडिया पूरे ही वर्ल्ड में 7th पोजीशन या फिर रैंक को सिक्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, जो अगेन एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। सो पहले कॉलम में कुछ रिवर्स का नाम दिया गया है एंड दूसरे कॉलम में प्लेस ऑफ ऑरिजिन के बारे में बता रखा है। सो इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है? सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज सी एंड 3। यानी कि जो रिवर सतलुज है सो उसका प्लेस ऑफ ऑरिजिन है रक्सताल लेक। सो इसी लेक से सतलुज रिवर का ऑरिजिन होता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so question number 15 to 17 are based on the given text. Read the text carefully and answer the question. So question number 15 से लेकर question number 17 यानी कि लगभग 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डायग्राम से पूछा गया है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शैडो जोन फॉर एज वेव। सो ये डायग्राम बेसिकली अर्थक्वेक वेव से रिलेटेड है। सो इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है एंड उसके बाद आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें ये पूछा गया है कि एज वेव का जो शैडो जोन है सो उसका इनमें से क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज इट फॉल्स विद इन 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, विच डिस्टेंस रेंज फ्रॉम द एपिसेंटर मार्क्स द शैडो जोन फॉर एज वेव। सो इनमें से कौन सा डिस्टेंस रेंज एज वेव के शैडो जोन के एपिसेंटर को मार्क करता है? सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज बिटवीन 105 degree and 145 degree from the epicenter. And now our last question is question number 17. Which type of earthquake wave has a larger shadow zone? So किस टाइप के earthquake wave का सबसे larger shadow zone होता है, सबसे ज़्यादा shadow zone होता है? So question number 17 का correct answer हो जाएगा option number C, which is as wave. सो विथ ऑल दिस क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है ना। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में आप लोगों से 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन मैप। सो यहाँ पे एक मैप दिया गया है ऑफ नॉर्थन इंडिया। सो इस मैप के थ्रू आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को देना है।
सो आपका पहला क्वेश्चन है, द नॉर्थन प्लेन्स आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट बाय द रिवर्स, नेम द थ्री मेजर रिवर। सो नॉर्थन इंडिया में जो नॉर्थन प्लेन्स फॉर्म होता है वो बेसिकली रिवर्स के द्वारा जो एलुवियल डिपॉजिट लाया जाता है, सो उसी के थ्रू फॉर्म होता है। सो आप लोगों को मेजर थ्री रिवर्स का नाम लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सो ये तीन मेजर रिवर है जिनके द्वारा एलुवियल डिपॉजिट को लाया जाता है एंड फिर उसके थ्रू नॉर्थन प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, नेम द स्टेट फॉर्मिंग अ वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। सो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा एंड दिल्ली। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द रिवर दैट फ्लोज from the northeast to the southwest direction before it takes an almost 90-degree southward turn at धुबरी before it enters into बांग्लादेश। सो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सो जो रिवर ब्रह्मपुत्र है सो वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है एंड उसके बाद धुबरी में, जो कि आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, सो वहाँ पे इस रिवर के द्वारा 90 डिग्री साउथवर्ड टर्न को लिया जाता है एंड फिर ये बांग्लादेश में एंटर करता है एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये फ्लो करता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। सो विद दिस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो इस मैप में रिवर इंदस के फ्लो को दिखाया गया है एंड रिवर इंदस के जितने भी ट्रिब्यूटरीज है, जितने भी स्मॉलर रिवर्स है, सो उसके भी फ्लो को दर्शाया गया है। सो आप लोगों को इस मैप के थ्रू इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। सो पहला क्वेश्चन है, नियर विच लोकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर डज द रिवर इंदस कट अक्रॉस द लद्दाख रीजन फॉर्मिंग अ स्पेक्टिकुलर जॉर्ज। सो जम्मू एंड कश्मीर के किस लोकेशन के सामने रिवर इंदस लद्दाख रेंज को कट करता है एंड एक बहुत ही स्पेक्टिकुलर जॉर्ज को फॉर्म करता है। सो इसका आंसर होगा गिलगिट। सो इसी रीजन में रिवर इंदस लद्दाख रेंज को कट करता है एंड एक बहुत ही स्पेक्टिकुलर जॉर्ज को फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ऑरिजिनेशन पॉइंट ऑफ इंदस रिवर मार्क्ड एज ए। सो ये जो पर्टिकुलर ग्लेशियर है जिसको ए मार्क किया गया है, जो कि रिवर इंदस का ऑरिजिनेशन पॉइंट है, इसी से रिवर इंदस का ऑरिजिनेशन होता है। सो ये जो पर्टिकुलर जगह है जिसको ए मार्क किया गया है, इसका क्या नाम है? सो इसका आंसर होगा रिवर इंदस ऑरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोखरचू इन द तिब्बतन रीजन एट एन altitude of 4164 मीटर इन द कैलाश माउंटेन रेंजेस। सो जो रिवर इंदस है वो एक ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होता है जो कि बोखरचू के सामने लोकेटेड है इन द तिब्बतन रीजन इन द कैलाश माउंटेन रेंजेस। Now the third question is, the Indus receive a number of Himalayan tributaries. Name any one tributary indicated in the map. सो जो रिवर इंदस है वो काफ़ी सारे हिमालयन ट्रिब्यूटरीज को रिसीव करता है, यानी कि इंक्लूड करता है। सो इस मैप में दर्शाए गए आपको किसी एक ऐसा ट्रिब्यूटरी का नाम लिखना है। सो इसके आंसर में आप शयोग को लिख सकते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। सो आप लोगों का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा, इसी तरीके से आप लोगों को मैप दे दिया जाएगा एंड मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। सो विद दिस हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन सी। सो सेक्शन सी में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। सो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड, नेम द कंट्रीज लार्जर इन एरिया देन इंडिया, एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब। यानी कि आप लोग को इंडिया के साइज को डिस्क्राइब करना है विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया का साइज कितना है, साथ ही साथ वे सारी ही कंट्रीज जो कि इंडिया से एरिया वाइज लार्जर है, सो उन सारी कंट्रीज के नामों को आप लोगों को लिखना है। साथ ही साथ ग्लोब में इंडिया का जो लोकेशन है उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। सो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप रीड कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग को एक इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया है। सो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 20 का जो पहला क्वेश्चन है ये नहीं आता है, देन उसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री हैव फॉस्टर्ड यूनिटी एंड होमोजेनिटी इन द इंडियन सोसाइटी। सो किस तरीके से हमारी कंट्री का जो जियोग्राफिकल फीचर है वो हमारे इंडियन सोसाइटी में यूनिटी को एंड होमोजेनिटी यानी कि यूनिफॉर्मनेस या फिर सिमिलैरिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। सो यू हैव टू डिस्क्राइब दिस। Your next question is question number 21. Write down the important features of the tropical thorn forest.
सो ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट के आप लोग को इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में लिखना है। सो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एक फॉरेस्ट का नाम दे देगा एंड आप लोग को उस फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है। सो आप लोग को सारी ही फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर फीचर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। Now your next question is question number 22. Time and parent material play a passive role in soil formation. Do you agree? Justify. सो सॉइल के फॉर्मेशन में टाइम एंड पैरेंट मटेरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आप इससे एग्री करते हैं देन यू हैव टू जस्टिफाई दिस, यानी कि यू हैव टू डिस्क्राइब दिस। सो क्वेश्चन नंबर 22 में भी आप लोगों को एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। सो योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डायस्ट्रोफिज्म एंड व्हाट प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड इन इट। सो डायस्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है एंड इसमें कौन से प्रोसेस इंक्लूडेड होते हैं। Now your last question of section C is question number 23. Explain the depositional landforms formed by groundwater. सो आप लोगों को डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लेन करना है कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या होता है जो कि ग्राउंड वाटर के द्वारा फॉर्म किया जाता है। सो विद क्वेश्चन नंबर 23 आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है ना। आपका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी। सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सेक्शन नंबर में। सो आपका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, जिसमें आप लोगों से टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा गया है और 5 मार्क्स ईच। सो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्सिक्वेंट रिवर्स एंड एंटीसीडेंट रिवर। सो कॉन्सिक्वेंट रिवर एंड एंटीसीडेंट रिवर्स के बीच में आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। Now your next question is question number 25. What were the major post-trip discoveries that rejuvenated the interest of scientists in the study of distribution of oceans and continents? सो वो कौन से मेजर यानी कि इम्पॉर्टेंट पोस्ट ट्रिप डिस्कवरीज थे जिस वजह से साइंटिस्ट का जो इंटरेस्ट था इन द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। सो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, सो इसके स्टडी में साइंटिस्ट का जो इंटरेस्ट था वो दोबारा से जाग उठा। सो वो कौन से मेजर पोस्ट ड्रिप डिस्कवरीज थे। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन यू मूव इनटू द ओशियन व्हाट थर्मल लेयर्स वुड यू इनकाउंटर, व्हाई द टेम्परेचर वेरीज विद डेप्थ। सो जब आप ओशियन में जाते हो सो ओशियन में आपको कौन से डिफरेंट थर्मल लेयर्स देखने को मिलते हैं एंड ओशियन में जो टेम्परेचर है वो वेरी क्यों करता है विद डेप्थ, यानी कि जितना गहराई में आप जाते हो सो ओशियन में जो टेम्परेचर होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। सो आखिर ऐसा क्यों होता है। सो क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग को एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। सो योर क्वेश्चन इज कंपेयर द रिलीफ फीचर्स ऑफ पैसिफिक ओशियन विद इंडियन ओशियन। सो आप लोग को इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के रिलीफ फीचर्स को कंपेयर करना है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 में भी आप लोग को इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया है। सो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक बेल्ट। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है एंड एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग बेल्ट होते हैं सो आप लोग को अलग अलग जो एटमॉस्फेरिक बेल्ट होते हैं उसी को एक्सप्लेन करना है। ना आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द सीज, इन विच पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन डू टॉरेंशियल रेन्स एंड हाई वेलोसिटी winds ब्लो एंड वाई। सो सीज में यानी कि समुद्र में ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों ओरिजिनेट होता है एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन के किस पार्ट में हमें टॉरेंशियल रेन्स देखने को मिलता है एंड किस पार्ट में हाई वेलोसिटी विंड ब्लो करता है एंड ऐसा क्यों होता है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। सो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन क्लाइमेट रीजन, व्हाट आर द बेसिस ऑफ कोपेंस क्लासिफिकेशन। सो आप लोगों को क्लाइमेट रीजन को डिफाइन करना है एंड कोपेंस क्लासिफिकेशन के बेसिस के बारे में आप लोगों को बताना है। सो विद क्वेश्चन नंबर 28 आपका सेक्शन डी कंप्लीट होता है। ना आपका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन ई,
सो सेक्शन ई में आप लोगों से 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। सो आप लोगों को इंडियन मैप में इन सारी जगहों को प्लॉट करना है। सो पहला है हाईएस्ट पिक, सो ये होगा K2। सो आप लोगों को इंडियन मैप में K2 को प्लॉट करना है। दूसरा है रिवर ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार। सो वो कौन सा रिवर है जिसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है? सो इसका आंसर होगा रिवर सन। सो आप लोगों को मैप में रिवर सन को प्लॉट करना है। तीसरा है द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी ऑफ सॉयल। सो वो कौन सा कैटेगरी ऑफ सॉयल है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है? सो इंडिया के कौन से स्टेट में एलुवियल सॉयल ज़्यादातर मिलता है? सो उन सारे स्टेट को आप लोगों को प्लॉट करना है। फोर्थ है अरावली रेंजेस। सो आप लोग को अरावली जो माउंटेन रेंजेस है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? सो उस पर्टिकुलर रीजन को आप लोगों को प्लॉट करना है। एंड फिफ्थ है एरियाज हैविंग माउंटेन फॉरेस्ट। सो किस एरिया में हमें माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि किस स्टेट में हमें ज़्यादातर माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है? सो उस स्टेट को आप लोगों को अपने मैप में प्लॉट करना है। सो आपका जो पहला मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरीके से पूछा जाएगा। आप लोगों को डायरेक्टली जिस पर्टिकुलर प्लेस को प्लॉट करना है उस प्लेस का नाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप लोग को ऐसे इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो उन सारे क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को उन सारी जगहों को आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बाद उन सारी जगहों को अपने मैप में प्लॉट करना है। सो नाउ अब मैं आप लोगों को मैप में इन सारी जगहों को प्लॉट करवा देती हूँ। सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। सो इंडियन मैप में आप लोगों को इस तरीके से सारी जगहों को प्लॉट करना है। सो पहले क्वेश्चन में था K2 माउंटेन। सो काराकोरम रेंज में आप लोगों को K2 माउंटेन को प्लॉट करना है। सो जिस जगह पे आप K2 माउंटेन को प्लॉट करोगे सो वहाँ पे आप इस तरीके से एक ट्राइंगल का साइन बना सकते हो। एंड साथ ही साथ आप लोग को उस जगह पे क्वेश्चन नंबर को भी लिखना है किस क्वेश्चन में K2 माउंटेन को प्लॉट करने के लिए कहा गया था। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में K2 माउंटेन को प्लॉट करने के लिए कहा गया था। सो आप लोगों को यहाँ पे काराकोरम रेंजेस में K2 माउंटेन को प्लॉट करना है ना। आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर था रिवर सन। सो रिवर सन मध्य प्रदेश के अमरकंटक रीजन से ऑरिजिनेट होता है एंड फिर वो बिहार, झारखंड एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है ना। आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर था एलुवियल सॉइल। सो इंडिया के इन सारे पार्ट्स में ज़्यादातर एलुवियल सॉइल मिलता है। सो इस तरीके से आप लोगों को कोई एक साइन बना देना है एलुवियल सॉइल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड साथ ही साथ आप लोगों को साइड में एक ऐसा बॉक्स भी बनाना है। सो जिस भी क्वेश्चन के लिए आपने जिस साइन का इस्तेमाल किया है सो आपको साइड में उन सारी साइन को लिखना है एंड उन सारे आंसर्स को भी लिखना है ना। आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था अरावली रेंजेस। सो अरावली जो माउंटेन रेंजेस है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एग्जिस्ट करता है। सो इस तरीके से आप लोग को अरावली माउंटेन रेंजेस को राजस्थान के एरिया में प्लॉट करना है। एंड नाउ आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो था माउंटेन फॉरेस्ट। सो अरुणाचल प्रदेश में आपको माउंटेन फॉरेस्ट ज़्यादातर देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से आप लोगों को अपने मैप वर्क को करना है ना। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 भी एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज with the help of the following key identify the areas marked as A, B, C, D and E on the given outline map of the world. Write the correct name of the place in the blank space given on the map. सो ये क्वेश्चन बेसिकली वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है। सो इस वर्ल्ड मैप में 5 जगहों को A, B, C, D एंड E मार्क किया गया है एंड साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है। सो इन सारे ही की पॉइंट्स के थ्रू आप लोगों को उन सारे पर्टिकुलर आंसर को आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बाद उन सारी आंसर्स को, उन सारी एरियाज के नेम को आप लोगों को इन सारे ब्लैंक्स में लिखना है। सो पहला है अ कोल्ड ओशियन करेंट। सो इस जगह पे कोल्ड ओशियन करंट फ्लो करता है। सो इसका आंसर हो जाएगा लैब्राडोर। दूसरा है अ वार्म ओशियन करंट। सो इस जगह पे एक वार्म ओशियन करंट फ्लो करता है। सो इसका आंसर हो जाएगा अगुलहस ना। तीसरा है अ वॉल्केनिक हॉटस्पॉट। सो ये जो पर्टिकुलर जगह है ये एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है। सो इसका आंसर हो जाएगा गालापागोस। फोर्थ है एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। सो ये पर्टिकुलर जगह एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। सो इसका आंसर हो जाएगा क्वींसलैंड। एंड लास्ट है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सो ये जो कॉन्टिनेंट है ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। सो इस तरीके से आप लोगों को इस मैप वर्क को भी करना है। सो विद क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आप लोग अपना एग्जाम पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो वीडियो के एंड करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो देखना है देन प्लीज़ एक बार आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो विद दिस आज के इस वीडियो के एंड करते हैं। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू ताकि उनको भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न समझ में आए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाइक दिस।
So now see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel, and thanks for watching my video.